और तुम लोग की तरफ कोरोना का कुछ इलाज उलाज निकला? अभी तो कहीं नहीं। मतलब उधर निकालो कुछ। कब तक बंद रहेगा सब? ठीक है, देखते हैं। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे थे, उसके बाद है हम लोग का एक्सरे। तो जैसे बोले थे क्वेश्चंस करने के लिए, तो अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसको देख ले रहे हैं। तो जैसे एक्सरे, अगर याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें एक्सरे आया करता था। यानी कि अगर हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ऐसा अगर हम लोग स्पेक्ट्रम बनाए थे, जैसे से था रेडियो, फिर था माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, उसके बाद यूवी, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। ऐसे ही था। इधर से जा रहे थे तो बोले भी थे कि लेमडा जो है डिक्रीज कर रहा है। लेमडा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगा बढ़ रहा होगा। फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा, उसका एनर्जी ज्यादा। तो एक्सरे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि एक्सरे यही था, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसका वेवलेंथ क्या है, बहुत शॉर्ट है। यानी एक्सरे इज EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, बहुत ही इसका वेवलेंथ छोटा होता है। इनफैक्ट ये जो वेवलेंथ होता है लगभग 0.1 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम तक ही रहता है। ठीक है, 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक इसका लेमडा रहता है, लाइक करता है। यानी बहुत छोटा वेवलेंथ का है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के बारे में एक्सपेरिमेंट चल रहा था। कैथोड रेज के बारे में, ठीक है, कैथोड रेज बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कहते हैं। और कैथोड रेज का ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो उसी दौरान जैसे अगर कोई अनयूजुअल चीज डिटेक्ट किया गया, सबसे पहले जो है रोएंटजन ने इस चीज को डिटेक्ट किया था। ठीक है, और उस समय एक्सपेरिमेंट कुछ और का चल रहा था, लेकिन इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि चलो इसको हम नहीं जानते तो लेट से एक्स कुछ है। ठीक है, तो एक्स अगर उस समय उन्होंने इसको लेट कर लिया, मान लिया, वही चीज आज तक हम लोग मानते आए हैं और उसका नाम वहीं से पड़ गया, एक्स रेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिटेक्ट किए थे वो ये किए थे, साइंटिस्ट थे। कब हुआ था? तो कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट के दौरान। कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, गलती से वहां फोटोग्राफिक प्लेट रखे थे, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेजेस फॉर्म करता हुआ दिखा। ठीक है, इमेज कुछ देर में फॉर्म किया नहीं, कुछ चेंजेस दिखे। तो ये चेंज दिखा तो लोगों ने ये बोला, सोचा कि कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो अलग चीज यहाँ पे निकल रहा है। तो उस अलग चीज को रोएंटजन ने मान लिया कि लेट से एक्स है, और उस समय से इसको हम लोग एक्सरे कहते हैं। इसका अगर प्रोडक्शन का बात करें तो इसका सेटअप जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, सेटअप ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कुलीज ट्यूब। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं कुलीज ट्यूब। ये फिलामेंट है, फिलामेंट जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये जो आगे लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल जिसपे इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है जब हम लोग को देखेंगे तो उस समय समझ में आएगा कि टारगेट मटेरियल का रोल क्या है। ठीक है,
टारगेट मटेरियल मोस्टली टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम, ये सब चीज का बना होता है। इसके पीछे ये कॉपर ब्लॉक है और ये कॉपर रॉड है। ठीक है, यहाँ पे दो दो बैटरीज लगा हुआ है। ये जो फिलामेंट वोल्टेज यानी कि ये जो वोल्टेज है, ये इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इन बढ़ाता घटाता है, यानी कि फिलामेंट्स का पोटेंशियल बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। और ये एक्सिलरेटिंग वोल्टेज जो है, ये एक अगर हम मान लेते हैं कैथोड या फिर एनोड मानो, इसको अगर हम मान लेते हैं दूसरा, तो एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो ये लगा रहा है। और होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भागते हैं और आके इस टारगेट मटेरियल पे टकराते हैं। इस टारगेट मटेरियल पे टकराने के बाद एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सरे जो है कैथोड, फास्ट मूविंग कैथोड रेज जब किसी टारगेट मटेरियल पे टकराता है तो प्रोड्यूस होता है। वो कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है, वही चीज हम लोग को इस चैप्टर में धीरे धीरे करके पढ़ना है। तो इसका सेटअप अगर सिंपली हम समझना चाहें तो ये हमारा इसका सेटअप है। इस सेटअप में हमको दिख रहा है कि दो दो पोटेंशियल लगे हुए हैं। एक बैटरी जो है फिलामेंट है, उसका पोटेंशियल चेंज कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट वोल्टेज। ठीक है, ये फिलामेंट वोल्टेज क्या काम करेगा, तो इट कंट्रोल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, इस पोटेंशियल से हम लोग कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से निकल रहा है उस चीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो फिलामेंट के क्रॉस में हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, वो जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जितना जाके टकराएगा एक्सरे निकलेगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स को, यानी कि हम बोल सकते हैं इट कंट्रोल्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक्सरे भी फोटोन ही है। ठीक है, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वे फोटॉन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सब टर्म हम लोग जान चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, यानी कि ये जो है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस चीज को कंट्रोल करता है। यानी कि एक्सरे का इंटेंसिटी अगर हमको घटाना बढ़ाना है तो ये फिलामेंट वोल्टेज घटाएगा बढ़ाएगा। यहाँ से अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का बात करें तो इन दोनों के बीच का है। ठीक है, इन दोनों का बीच का है, तो देखो ध्यान से, तो इधर हमको पॉजिटिव दिख रहा है, इधर नेगेटिव दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्रोड्यूस हुआ होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्या करता है, E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कहो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पोटेंशियल अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी को ये घटाएगा बढ़ाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जाके इस टारगेट मटेरियल से टकराता है और टकराने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उससे एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा पार्ट। जब प्रोडक्शन में देखेंगे तो ये टारगेट मटेरियल क्यों मोलिब्डेनम टंगस्टन का लेते हैं वो समझ में आएगा, ये कॉपर ब्लॉक क्यों लगाते हैं ये बात समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे पोटेंशियल का ही रोल सिर्फ बताए हैं, पोटेंशियल का, दोनों पोटेंशियल का क्या क्या रोल है। ठीक है, यानी कि एक तरफ से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, वो जाके टारगेट मटेरियल पे टकराएगा और एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से
टकराता है तो यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ से लिख ही देते हैं एक्सरे प्रोड्यूस्ड if energetic electrons are breaked यानी रोका गया है by colliding with any other matter। ठीक है, किसी अदर मैटर से अगर कोलाइड करके वो एनर्जेटिक को हम उसको रोक दे रहे हैं, ब्रेक लगा दे रहे हैं, तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। थोड़ा बहुत बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक लगा रहे हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेटेड चार्ज से हो रहा है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहते थे। इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, उसको रोक रहे हैं, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेटेड चार्ज है तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें जो है कुछ एनर्जी रेडिएट होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बोले भी थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है वो फास्ट एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। तो यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डी एक्सेलरेट करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, उसमें कुछ एनर्जी कम होता है और वही से एक्सरे रेडिएट करता है। तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो एक एक करके पहले फंक्शन डील कर लेते हैं कि सबका क्या क्या रोल होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के एक्सरे होते हैं, कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का तो हम लोग फंक्शन समझ ही गए। नेक्स्ट है कि हम यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल है वो कैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट अगर हम टारगेट मटेरियल के बारे में बात करें, टारगेट मटेरियल या फिर पीछे हम कॉपर क्यों लगाएं, ये सब का बात करें, तो एक्चुअली में देखा जाए तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है जाके मटेरियल से टकरा रहा है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल से टकराता है तो कुछ एनर्जी जो होगा उसका 1 to 10% एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट होता है। यानी कि इफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन collides material, only 1 to 10% of it generates एक्सरेज। ठीक है, यानी कि उसका एनर्जी का 1 to 10% ही एक्सरे जनरेट करता है। तो रेस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ जाता है? ठीक है, तो यहाँ से जनरेट बोलते हैं कि रेस्ट ऑफ एनर्जी गोज टू हीट। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो हीट में चला जाता है, और ये 1 to 10% ही एक्सरे प्रोड्यूस करता है। तो रेस्ट अगर हीट में गया है तो ये टारगेट मटेरियल जो होगा, तो ये टारगेट मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट मटेरियल शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो फिर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हीट जनरेट भी हो रहा है तो मेल्ट नहीं होगा। अब इसी पर्पस के लिए यहाँ पे कॉपर और कॉपर रॉड भी लगा दिया जाता है।
ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो होता है, कॉपर ब्लॉक एंड रॉड is attached to transfer this heat energy from target material। ठीक है, अब ये टारगेट मटेरियल से कुछ हीट जो है कंडक्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, इसलिए कॉपर ब्लॉक लगा होता है। वो गुड कंडक्टर होता है, वो एनर्जी को अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बात आ रहा है कि अगर ऐसा कॉपर रॉड है, एक्सरे है, सबका हमको फंक्शन दिख गया। जो कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के टकराने से, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये था जो भी चीजें हमको सेटअप में दिख रहा है उसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे कैसा हो सकता है। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि एक्सरे जो है उसका वेवलेंथ जो है बहुत लो है। तो लो वेवलेंथ है तो एनर्जी उसका हाई होगा, और हाई एनर्जी होगा तो हम लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आम है, हड्डी अगर टूट जाता है तो उसका इमेजिंग के लिए हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। ठीक है, तो सब एप्लीकेशन है। नेचर में अगर बात करें इसका, तो इट इज ट्रांसपेरेंट होता है, टू मोस्ट ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो है मोस्ट ऑफ मैटर से ट्रांसपेरेंट होता है। एक्सरे की बात करें तो बहुत सारे मैटर जो होते हैं उससे ट्रांसपेरेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना बॉडी का बात करें तो जो फ्लेश है, मांस है, मांसपेशियां, सेल्स, ये सब है, तो उनसे ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। बोन हो गया तो उससे कम ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि फ्लेश से ज्यादा ट्रांसपेरेंट, बोन से कम ट्रांसपेरेंट। तो इसीलिए जब हम अपना हाथ का एक्सरे निकालते हैं तो जब हम उससे एक्सरे को पास करते हैं तो फ्लेश वाला जहां जहां होता है वहां पास कर जाता है, बोन वाला थोड़ा सा पास नहीं कर पाता है, तो व्हाइट व्हाइट इमेज बन जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट अगर नीचे रखे हो तो इसी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। मैटर में भी देखते हैं कि अगर हम आयरन से पास करते हैं जहाँ क्रैक होता है तो वहां पे पास नहीं हो पाता है, तो क्रैक्स फाइंड करने में भी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज और कि ये तो ईएम वेव है, फोटॉन्स है, तो इसका भी रेस्ट मास जीरो होगा, चार्जलेस होगा। चार्जलेस है यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो विदाउट डेविएटेड ये पास होता है। यानी कि अगर एक्सरे को हम किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भेजते हैं तो विदाउट डेविएटेड वो पास होगा। ठीक, तो ये सब चीज हम बोल सकते हैं इसके बारे में। यहाँ से हम बोल सकते हैं इट पासेस विदाउट डेविएटेड if passed through इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से चार्जलेस है, चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो डेविएट कहाँ से हो। ठीक है, टाइप्स का बात करें, टाइप्स on the basis of penetrating power। ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल से अगर हम एक्सरे को पास करते हैं तो कितना पेनेट्रेट कर सकता है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो इसके ऊपर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो
सॉफ्ट एक्सरे, और सेकेंड करते हैं हम लोग हार्ड एक्सरे। ठीक है, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट है, सिंपल सा है, पेनेट्रेटिंग पावर लो होगा, पेनेट्रेटिंग पावर लो, पेनेट्रेटिंग पावर हाई। सेकेंड, लो पेनेट्रेटिंग पावर है, इसका मतलब जरूर होगा कि इसका एनर्जी जो हो कम होगा, एनर्जी क्या होगा, लो होगा, इसका हाई होगा। ठीक है, अगर हम लेमडा का बात करें, चलो एनर्जी बोले या फिर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी भी साथ लिख दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हम दो वेवलेंथ का कंपेयर कर रहे हैं तो एक्सरे में ही इसका अगर हम लेमडा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बात करें और इसका करें तो इसका लो होगा और इसका हाई। इसका वेवलेंथ हाई होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम। इसका जो वेवलेंथ होता है लो होता है लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, पेनेट्रेटिंग पावर इसका ज्यादा है। अब पेनेट्रेटिंग पावर का बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हम रोकेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस होगा तो उसमें कब सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर हम इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को कम रखें तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को कम रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है उसका एनर्जी कम रहेगा, और उसका एनर्जी कम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि जो फोटॉन्स निकला है उसका एनर्जी कम होगा, पेनेट्रेटिंग कम होगा, यानी कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लो पोटेंशियल एंड एट हाई प्रेशर। ठीक है, it is produced by high potential and at low pressure। ठीक है, ट्यूब का प्रेशर कम कर देंगे, पोटेंशियल को हाई कर देते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सरे जो होता है आयोनाइजेस गैस इन विच इट पास। ठीक है, यानी कि इसका एनर्जी इतना हाई होता है कि अगर हम किसी गैस से एक्सरे को फेंकते हैं तो उस गैस के जो एटम्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को मार के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकाल दिया तो एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो उसको बोलते हैं आयोनाइज हो गया। तो एक्सरे अगर किसी गैस से हम पास करते हैं तो मोस्टली गैसेस को ये आयोनाइज कर देता है, तो प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं। ये था कि पेनेट्रेटिंग पावर के बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे वो एक्सरे है जिसका पेनेट्रेटिंग पावर लो है, हार्ड एक्सरे पेनेट्रेटिंग पावर हाई है। अब देख रहे हैं कि अगर लो पेनेट्रेटिंग पावर है यानी किसी हम मटेरियल में मैटर में फेंक रहे हैं वो पेनेट्रेट कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको कम एनर्जी से हम फेंके होंगे, कम एनर्जी से फेंके हैं तो कम एनर्जी पे वो प्रोड्यूस भी हुआ होगा, यानी कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो होगा उसका लो होगा, इसका हाई होगा। ठीक है, अभी एनर्जी से हम लेमडा इनवर्स होता है तो लेमडा के लिए हम हाई बोल रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए लो बोल रहे हैं। बी, ठीक है, यही अब सेकेंड वाला जो टाइप है यही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस से कैसे वो प्रोड्यूस हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंटिन्यूअस एक्सरे और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, मोस्टली पार्ट इसमें थ्योरेटिकल है, लास्ट में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, तो इसलिए थ्योरी को ध्यान से सुनते जाओ और एक बार फिर से पढ़ लोगे तो याद हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरे। नाम से कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों नाम दिया गया है। एक्चुअली में हम लोग अभी तक जितने भी केसेस देख रहे हैं, वेव का टर्म बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, तो ये वेवलेंथ लगातार मिल रहा है या फिर अलग अलग मिल रहा है, उसी चीज पे ये डिपेंड करता है। तो इसमें भी अगर कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलेगा एक्सरेज का तो हम लोग उसको कंटिन्यूअस एक्सरे बोल देते हैं। अगर अलग अलग मिलता है तो उसको डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एक्सरे बोल देते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सेटअप जैसा ऊपर था वैसा ही है हम लोग का। ठीक है, सेटअप को सिंपल वे में अगर और बनाना चाहें तो ऐसे हम सिंपली दिखा रहे हैं। ठीक है, ये टारगेट मटेरियल हो गया, यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, हम पोटेंशियल नहीं लगाए हैं। अच्छा, ये टारगेट मटेरियल है हमारा, यहाँ से ये कैथोड, इसको एनोड। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कैथोड से कैथोड रेज निकल रहे हैं। ठीक है, और ये आके इस पे टकरा रहा है। इस पे टकराने से क्या हो रहा है उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं, एटॉमिक व्यू, कि वो कैसे डीएक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन। तो टारगेट मटेरियल का अगर हम ऐसे बनाएं तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे गोला में घूमते रहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, टारगेट मटेरियल है। जो प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन था ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, प्रोजेक्टाइल, यानी कि जिसको हम इधर फेंके हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा फेंके हैं। तो हम जानते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ऐसे इसमें दो, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 8 18 ऐसे ही चेंज होते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐसा घुसा। अब ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, ये सब फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो इधर सीधा उसको जाना तो चाहिए था, ऐसा सीधा चला जाता, लेकिन वो सीधा नहीं जाके वो अपने पाथ को ऐसा डेविएट करके इधर की तरफ निकले। ठीक है, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसका एनर्जी बोल रहे हैं हाफ mv² है। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी है। अगर यहाँ पे हम कुछ फाइनल एनर्जी का बात कर रहे हैं हाफ mv², तो ये जो होगा लेस देन टी इनिशियल होगा। क्यों? क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक आया, इधर की तरफ अगर जा रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है और बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से, सबकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन पे स्पीड कम होगा, यानी कि डी एक्सेलरेट हो जाएगा।
तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, इसका स्पीड जो है घट गया। इलेक्ट्रॉन जो हम लोग एटम में भेजे थे, उसका स्पीड घट गया, यानी कि उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर इसमें लॉस इन एनर्जी हुआ है, इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ वेव रेडिएशन निकला होगा। रेडिएशन निकला है जिसका एनर्जी हो एच न्यू होगा या फिर एच सी बाय लेमडा होगा, और इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्स रेज। ठीक है, रेडिएशन या फोटोन बोलो, यहाँ से जो भी इस एनर्जी लॉस के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं फोटोन। और वही फोटोन जो है एक्सरे है। ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेटेड, यानी कि यहाँ से हम बोल रहे हैं कि एक्सरेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू these deaccelerated electrons, यानी कि डीएक्सेलरेटेड इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इस डीएक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से ही जो है हमारा ये एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका एनर्जी का बात करें, इनिशियल एनर्जी हियर, इनिशियल एनर्जी, ठीक है, 1/2 mv² है, तो E इंटू वी से हम उसको जो एक्सेलरेट किए होंगे, तो यहाँ से हम इसका स्पीड बता सकते हैं कि उसका स्पीड जो होगा 2ev/m का अंडर रूट। ठीक है, ये जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ से स्पीड हमको पता चलेगा। दूसरा, मान लेते हैं कि ये एनर्जी और इस फाइनल एनर्जी में कुछ डिफरेंस आया, वही डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारा एक्सरे के फॉर्म में मिला है। तो लेट्स से ऑल्सो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू हम डेल्टा ई बोल रहे हैं, और यही क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस होगा, तो डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वेवलेंथ। ठीक है, कितना मैक्सिमम एनर्जी लॉस कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैन लूज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कितना लूज कर सकता है, तो फाइनल उसका 0 हो, यानी कि कब, डेल्टा ई जो हो ई इनिशियल के बराबर हो, यानी कि किसके बराबर हो, ई इंटू वी के बराबर हो। तो जब मैक्सिमम इतना एनर्जी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको लेमडा जो है मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम एनर्जी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा मिनिमम, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा हमको। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, तो ई वी इजकल टू एच सी बाई लेमडा एम बोल रहे हैं इसको, कहीं कहीं लेमडा सी भी लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ से हमको लेमडा एम क्या मिल रहा है, एच सी बाई ई। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 12400/v। v को वोल्ट में रखना है, तो ये एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम है, यहाँ से लेके ये डेल्टा ई का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो यहाँ लेमडा का भी कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इंटेंसिटी विथ लेमडा का कर्व बना है, तो हमको कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि अगर हम बोले, इधर हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी पर यूनिट लेमडा, ठीक है, और इधर है हमारा लेमडा, तो इसका अगर हम कर्व बनाएंगे, तो एक लेमडा मिनिमम वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी मिलता है हमको ऐसा। ठीक है, अगर हम अलग अलग पोटेंशियल पे बनाएंगे,
तो अलग अलग मिलेगा। अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज करेंगे तो डेल्टा एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम v बढ़ाएंगे, कहाँ गया, यहाँ पे v अगर बढ़ाएंगे तो ये टोटल एनर्जी बढ़ेगा, टोटल एनर्जी बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। यानी कि अगर हम v का बात करें तो ये अगर हम 20 किलो वोल्ट बोल रहे हैं तो ये 30 किलो वोल्ट होगा, ये 40 किलो वोल्ट होगा। लेमडा एम अगर देख रहे हैं तो सबके लिए घटते जा रहा है। अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो लेमडा मिनिमम घटते जा रहा है। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कंटिन्यूअस वेवलेंथ फ्रॉम लेमडा एम टू इंफिनिटी। ठीक है, लेमडा मिनिमम, एक लेमडा एम मिनिमम वैल्यू जिसको हम लेमडा सी भी लिखा जाता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को लेमडा सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे लेकर इन्फिनिटी तक सारे वेवलेंथ मिल रहे हैं और इसी वजह से इसका नाम रखा गया। यही रीजन है कि कंटिन्यूअस एक्सरे कहा गया। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्सरे बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वेव ही है। और अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ जो हमको मिल रहा है वो एक मिनिमम वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक मिल रहा है। वो मिनिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, तो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम एनर्जी से करस्पॉन्डिंग है। यानी कि हम जितना हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं उतना ही कम वेवलेंथ हमको मिलेगा। कम वेवलेंथ यानी कि हाई एनर्जेटिक फोटोन। तो उसका भी हम इलेक्ट्रॉन का अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो फोटोन का एनर्जी जो इजेक्टेड है वो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सॉफ्ट से हार्ड एक्सरे की तरफ बढ़ता हुआ मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये चीज है हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे। टाइप में देख रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गया और उसका एनर्जी रिड्यूस हो गया ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हम बोल सकते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई है, उसके अट्रैक्शन की वजह से इसमें एक डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, और वो डी एक्सेलरेशन की वजह से इसमें जो एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। रिस्टिक एक्सरे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मैकेनिज्म तो वही है, सब कुछ सेम ही है। इसमें होता क्या है, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यानी एटॉमिक लेवल पे देख रहे हैं तो क्या होगा, तो ये हमारा न्यूक्लियाई था, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। ठीक है, इसमें 2, इसमें 8। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन था जिस इलेक्ट्रॉन को हमने फेंका था। ठीक है, लेकिन अंतर क्या रहा कि इस केस में, ठीक है, बी वाले केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा गया जाके इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। यहाँ कोलिजन हुआ तो यहाँ से क्या मिला इसको कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के कहीं फेंक दिया, यानी कि यहाँ से टकरा के इधर चला गया इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन जो था इधर की तरफ आ गया। इसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये जो था प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में अंतर यहीं पे है, इलेक्ट्रॉन को हमने फेंका दोनों में था,
एक जगह गया वही स्लो होके बाहर आ गया। यहाँ भी स्लो हुआ है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ भी स्लो हुआ है तो वहां से जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ है वो कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे चला गया, तो सोचो कि यहाँ पे अब हो गया है वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस हुआ है तो उसके हायर ऑर्बिट वाले जिसका एनर्जी ज्यादा है, अब वो मारा मारी करेंगे छलांग लगाने के लिए कि भाई हम यहाँ से अब यहाँ पे कूद के जाएंगे, या ऊपर वाला होगा वो कूद के जाएगा। अब हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी भी पढ़ा कि अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट पे जाता है तो यहाँ से एक एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, एनर्जी रेडिएशन। तो ये एनर्जी जो रेडिएट मिला, इसी चीज को यहाँ पे हम लोग एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे रीजन में आता है तो इसको एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, कैसे उसको डीएक्सेलरेट किया जा रहा है। तो एक बार जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से डीएक्सेलरेट हो रहा है, उसका एनर्जी घट जा रहा है। उसका एनर्जी जब घट जा रहा है तो चार्ज है उस पर एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी रिलीज होगा, उसको एक्सरे बोले। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जाके टकरा रहा है और उसको उसके ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। खुद तो बाहर आया ही, एक साथ में एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आ गया। तो जहां से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले गया है वहां पे बन गया है वैकेंसी। वहां पे अब हो गया है वैकेंसी, यानी कि अब लोअर ऑर्बिट में एक जगह खाली मिल गया। अब अगर वहां पे खाली जगह है तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हायर ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो नीचे छलांग लगाएंगे। और छलांग लगाएंगे तो जितना एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा उतना एनर्जी ये रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल का बात करें, यहाँ पे अगर हम एनर्जी का बात करेंगे तो लेट से कि के एल एम है, तो एल से के जा रहा है, तो यानी कि इसका एनर्जी अगर E2 होगा, इसका एनर्जी E1 होगा, तो इसमें एनर्जी जो डेल्टा ई मिलेगा हमको E2 माइनस E1 मिलेगा, यानी कि जो हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बोल रहे थे, यानी कि ऑर्बिट्स एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, और एक चीज, ये तो डीएक्सेलरेट हुआ ही है तो यहाँ से भी एक्सरे मिलेगा हमको, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमेशा, ठीक है, ऐसे हमेशा एक्सरे जब प्रोड्यूस होता है तो कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ फेनोमेनन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है। यानी कि इसका जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा हमको मिलता है, इंटेंसिटी पर यूनिट लेमडा विथ लेमडा। ठीक है, ऐसा कुछ ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है। बाकी जो है ये लेमडा मिनिमम या लेमडा सी बोलो, और ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्लस कैरेक्टरिस्टिक दोनों का कर्व। और ये जो प्रोडक्शन है, एक्सरे प्रोडक्शन इज रैंडम। दिस implies कि प्रोड्यूस बोथ आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, बोथ आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी बोथ कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंटिन्यूअस ही प्रोड्यूस करेंगे और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही करेंगे। और यहाँ पे देख भी रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक वाले केस में तो कंटिन्यूअस तो है ही, लेकिन जब हम कंटिन्यूअस का पढ़े थे तो वहां भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी जा रहे हैं वो विदाउट किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किए हो जाए। इसलिए एक्सरे प्रोडक्शन जो होगा उसमें दोनों चीजें हैं।
कैरेक्टरिस्टिक भी होगा और कंटिन्यूअस होगा, दोनों चीजें एक साथ साथ होंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों के बारे में जाने तो दोनों के प्रोडक्शन से हम इस चीज को बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक किस लिए भी है, क्योंकि इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। जिस भी मटेरियल से प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कैसा बाउंडेड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ X-rays produced X-rays तो उसी की बात करेंगे, history of element used as target material। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये K सेल, L सेल, M सेल ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो अपर एलिमेंट इस पे छलांग लगा सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ K पे जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं K सीरीज। ठीक है, यानी किसी भी हायर ऑर्डर से K सेल पे जाते हैं, K सेल का इलेक्ट्रॉन पे निकला होता है और उस पे जाते हैं तो बोलते हैं K सीरीज। अगर हायर से यहाँ L वाले पे जा रहा है तो ये सब जो एनर्जी निकलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग L सीरीज। ठीक है, वैसे ही अगर M पे आ रहा है तो इसको बोलेंगे M सीरीज। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट है तो इसको हम बोलते हैं K अल्फा, इसको बोलेंगे K बीटा, इसको बोलेंगे K गामा। वैसे ही यहाँ पे इसको L अल्फा, L बीटा, इसके बाद वाले से आएगा तो L गामा। यानी कि अगर K सीरीज का बात कर रहे हैं तो K सीरीज में इनिशियल 1 होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे कहाँ से आ सकते हैं, तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। तो यहाँ 2 से 1 आ रहा है तो बोल रहे हैं K अल्फा, 2 3 से आ रहा है तो K बीटा, 4 से आ रहा है तो K गामा, वैसे ही K डेल्टा, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही L में भी है, L वाले के लिए 3 से 2 जा रहा है तो अल्फा, 4 से 2 जाएगा तो बीटा, फिर गामा, डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि हम लोग ऐसा अगर एनर्जी लेवल बनाते हैं, ठीक, के एल एम, यानी कि n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, इसका एनर्जी कुछ E1 होगा, इसका एनर्जी कुछ E2 होगा, इसका एनर्जी कुछ E3 होगा। डिफरेंस का बात करेंगे तो ऐसा एनर्जी डिफरेंस हमको मिल जाएगा सबका, यानी कि 2 से 3 का बोलेंगे तो यहाँ से E2 माइनस E1। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग देखे थे, यहाँ पे मोलिब्डेनम या टंगस्टन है, हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या होगा वो सब बात की बात, लेकिन ये एनर्जी हो। वैसे ही 3 से आ रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं ये डेल्टा आया, तो इसको अगर डेल्टा ई बोल रहे हैं तो यहाँ पे एच बाई लेमडा के अल्फा बोलेंगे, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमको मिल रहा है उसको हम लोग के अल्फा बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमको मिलेगा उसको के बीटा बोलेंगे। यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा उसको हम लोग एल अल्फा बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका नामकरण है अलग अलग वेवलेंथ मिलने का। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फिर से एक बार बना देते हैं। अगर ऐसा वेरिएशन शो कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो, ठीक, तो ये हम बोल रहे हैं के अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है के बीटा, एल बीटा, फिर
एल अल्फा, इधर लैम्डा आई लैम्डा। ठीक है, ऐसे। अब हम लोग ये पहचानेंगे कैसे कि ये सब चीज कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जो अभी हम ऊपर सिखाए हैं कि कैसे नामकरण पढ़ा है, वही चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम पढ़े हैं उसको यूटिलाइज करके हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तभी देखते हैं। ठीक है, तुम्हें लोग सोचो और बताओ कि क्या होगा। विच इज के अल्फा एंड के बीटा। ठीक है, के अल्फा कौन सा है, के बीटा कौन सा है, वो बताना है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा 2 है, इधर लेमडा 11। ऐसा कर्व दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कि के अल्फा कौन सा है, यानी के अल्फा के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कौन सा है, के बीटा कौन सा है। डिसाइड करके बताओ, कैसे करोगे वो भी बताओ। क्योंकि इसमें क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एनर्जी वाला कैलकुलेशन है वहां से बनेगा, और एक लास्ट में मोजलेल पढ़ते हैं उससे बनता है। अब बाकी सब जो आता है वो थ्योरी ही रहता है। ये सिंपल सा चीज है। बोलो। देखो यहाँ पे अल्फा हम लोग इसके लिए बोलेंगे और इसके लिए बोलेंगे बीटा। तो यहाँ से हम डेल्टा ई अल्फा बोल दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डेल्टा ई बीटा। ध्यान से देखो तो डेल्टा ई बीटा जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा ई अल्फा है। तो डेल्टा ई बीटा ग्रेटर है अल्फा से, तो अगर लेमडा करस्पॉन्डिंग टू बीटा और लेमडा करस्पॉन्डिंग टू अल्फा कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इसका उल्टा आएगा। एनर्जी का जो है इनवर्स होता है। तो लेमडा अल्फा जो होगा कम होगा और बीटा बीटा वाला कम होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के बीटा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के अल्फा। हो गया, यही काम करना है। चलो सिमिलर क्वेश्चन ही एक दे रहे हैं, गलती नहीं करना, जल्दी से बताओ। इसमें डिसाइड करना है के अल्फा एंड एल अल्फा में। ठीक है, के अल्फा एंड एल अल्फा में। बोलो। सर फर्स्ट वाला के अल्फा और सेकंड वाला एल अल्फा। ठीक है, सिमिलर वैसा ही देख सकते हैं हम लोग। के अल्फा यहाँ से यहाँ एनर्जी जो जाता है उसको बोलते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ एनर्जी। तो डेल्टा ई अल्फा हम बोल रहे हैं, डेल्टा ई एल अल्फा, इसको हम के अल्फा बोल देते हैं। तो इसमें हम जानते हैं पहले से कि ये जो फर्स्ट से सेकंड का एनर्जी जो होता है ज्यादा होता है, यानी कि ये इससे ज्यादा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा कम होगा, यानी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि एनर्जी कम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 वाला जो है एल अल्फा के लिए।
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है के अल्फा के लिए। ऐसे ऐसे अगर दिया रहेगा तो हमको कंपेयर करना होगा एनर्जी देखकर कि कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा, कैसा होगा। तो इसमें ऐसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा लॉ है, मोजले लॉ। ठीक है, ये भी नया कुछ नहीं है। मोजले लॉ, मोजले लॉ क्या कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग, यानी कि लॉ है तो जो है लॉ वही है, इनके अकॉर्डिंग जो हम फ्रीक्वेंट, ठीक है, जैसे कि जो लॉ है ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे का बात कर रहे हैं हम लोग, वो फ्रीक्वेंसी जेड पे डिपेंड करता है। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर ऑफ जो टारगेट मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है हमारा उस चीज पे डिपेंड करता है, और उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, वही रिलेशन के बारे में हम लोग को जानना है। तो अकॉर्डिंग टू मोजले अगर हम बात करें, जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ये आता है हमारा एक कांस्टेंट आता है ए जेड माइनस बी, बी या सिग्मा दोनों चीज में से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है। इधर ये गलत ऐसा। ठीक है, तो अंडर रूट न्यू, न्यू जो है हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज बात कर रहे हैं। जेड जो है एटॉमिक नंबर है, बी जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट केमिस्ट्री में ये चीज यूज हुआ होगा, फिजिक्स में हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। बस स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये चीज होता है, और याद रखना है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी से लिखते हैं या फिर सिग्मा से भी। ठीक है, और बी इक्वल टू 1 होता है फॉर के अल्फा लाइन, एंड बी इक्वल टू 7.2 होता है फॉर के बीटा लाइन। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी अगर कुछ होता है तो दिया हुआ रहेगा, नहीं तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए शायद केमिस्ट्री में बताया जाता है, एटॉमिक सब में। ठीक है, ए जो होता है, ए कोई भी कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन होता है, यानी कि v वर्सेस z का अगर हम कर्व बनाते हैं तो लिनियर जाएगा, अंडर रूट v वर्सेस z का कर्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसको दोनों साइड स्क्वायर करके देखते हैं तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। न्यू है, न्यू को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, या फिर चलो कंपेयर कर लेते हैं, सी बाई लेमडा लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा जिसको हम न्यू लिख रहे हैं सी बाई लेमडा होता है, तो अगर लेमडा के टर्म में लिखना चाहें तो इस चीज को हम सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी बाई लेमडा लिखते हैं, तो अगर हम किसी भी एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम n2 टू n1, ठीक है, n2 हायर को बोल रहे हैं, n1 लोअर को बोल रहे हैं, तो हम लोग लिखते थे 1 बाई लेमडा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा r z माइनस बी का होल स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर
-1/n2 ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला में यहाँ सिर्फ जेड हुआ करता था, बोर मॉडल में यहाँ पे सिर्फ जेड हुआ करता था, यहाँ पे जेड माइनस बी यूज किए हैं बस। ठीक है, इसमें अगर सर दोनों साइड N2 to N1 ना, तो N2 to N1 ही तो लिखे हैं सर फॉर्मूला तो फॉर्मूला में हम माइनस आया करता था, माइनस अगर अंदर ले जाते थे तो N1 पहले हो जाता था, N2 बाद में। ओके अरे डिफरेंस लिखते थे ना हम लोग, तो माइनस में रहता है ना एनर्जी, याद आया? यस सर। जैसे से लिखते थे -13.6 या -3.4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, इसीलिए हम माइनस को अंदर डायरेक्ट ले गए हैं। यहाँ पे z हुआ करता था, इससे कंपेयर करेंगे ऊपर वाले को, और कुछ नहीं, ऊपर से भी नीचे आ सकते थे। तो यहाँ से जो हमको एनर्जी मिलेगा, अगर HCHC से मल्टीपल कर दें, चलो हम c बाई लेमडा लिख दें, तो RCZ माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। और c बाई लेमडा क्या होता है? न्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको a क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, a² जो मिल रहा है RC 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, और हम n2 को हायर माने हैं, इसको पॉजिटिव कर लिखे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए भी, तो ये चीज है। तो a लिखेंगे तो यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, k अल्फा लाइन के लिए अगर हम a का वैल्यू बोले तो फॉर k अल्फा लाइन, ठीक है, k अल्फा लाइन में ये कहाँ से कहाँ जाता है? 2 to 1 जाता है, 2 से 1 जाता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा √3/4 RC। ठीक है, तो ये चीज a का वैल्यू हम लोग अलग अलग के लिए निकाल सकते हैं इससे। और ये जो चीज हम लिखे हैं लेमडा का वैल्यू, ये E2 माइनस E1 इक्वल टू HC बाई लेमडा से ही लिखे हैं हम लोग। तो वहाँ पे Z यूज करते थे, यहाँ पे Z माइनस बी है। बी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसका यूज किए होंगे कि अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड है उससे कुछ इफेक्ट होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ तो घटता हुआ दिख रहा है, तो घटता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड किया जाता है ये सब चीज हम नहीं सीख रहे हैं। सिर्फ ये बी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी कि इसका इफेक्टिव जेड एटॉमिक नंबर थोड़ा घट जाता है। फॉर्मूला याद रखना है, इसमें अगर क्वेश्चन देगा तो बी दिया हुआ रहेगा, और अगर बी नहीं दिया हुआ रहेगा तो रेशियो कुछ का पूछ रहा होगा, सेम मेटल के लिए पूछ रहा, सेम लाइन के लिए पूछ रहा होगा, तो बी का वैल्यू रेशियो लेके कैसे भी एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारा मोजले लो, मोस्टली ये चीज याद रखना है अल्फा के लिए, बीटा के लिए। ये चीजें इससे ज्यादा हम लोग इतना यूज करते हैं नहीं। ठीक है, तो हम लोग को एक्सरे में इतना कुछ पढ़ना है। अब इसमें एक चीज रह गया है एप्लीकेशंस, तो उसको भी कर ही लेते हैं, टाइम है ही। और कुछ क्वेश्चंस रह जाएगा तो क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशंस का बात करते हैं, एक्सरे कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, बहुत जगह पे सर्जरी में यूज होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सरे जो होगा फ्लैश से, ब्लड से, इस सबसे पास कर जाता है। तो सर्जरी यानी कि कहीं कहीं पे अगर हार्ड टू रीच ट्यूमर होते हैं तो वहां पे जैसे ब्लड वेसल है तो उसमें से ट्यूमर काटना हो तो एक्सरे से कट किया जाता है। ठीक है, यानी कि सर्जरी में यूज होता है इसका। सेकेंड, हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो यूज इमेजिंग में होता है।
ब्रोकन बोन्स डिफेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनसाइड फ्लेश, ठीक है। ब्रोकन बोन्स जैसे हम लोग का हाथ टूट जाता है तो उसके एक्सरे में यूज होता है। और अगर हम लोग का क्या बोलते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर में कहीं घाव पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका भी इमेजिंग अगर हम निकालते हैं एक्सरे से, सॉफ्ट हार्ड जैसा भी है भैरी करके निकलता है, तो उसमें अगर कहीं बहुत भी डिफेक्ट या ट्यूमर कुछ पाया जाता है तो भी इमेज इससे हो जाता है, तो इमेजिंग में काम आता है। सर्जरी में तो टू रिमूव ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स जो होते हैं घाव जो बन जाते हैं शरीर के अंदर, नस के अंदर, तो छोटा सा रहता है, तो उसमें अगर हम लोग एक्सरे से उसको कट करते हैं, ठीक है। थर्ड, टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स है उसमें क्रैक है, डिफेक्ट है, उसको फाइंड करने के लिए एक्सरे भेजा जाता है। जैसे कि अगर ये मेटल हो गया, यहाँ क्रैक है, इधर स्क्रीन है, अगर एक्सरे को इसमें से भेजा जाता है जो पास कर जाए, तो एक्सरे जो है जहाँ पे नहीं होता वहां पास कर जाता है, और जहाँ पे क्रैक होता है वहां पे वापस आ जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि इसमें डिफेक्ट है। इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बहुत जगह रिसर्च में भी यूज होता है, टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्सरे के हम लोग जानते हैं कि बहुत जगह पे यूज करते हैं, ये चीज है इसके बारे में, एक्सरे के बारे में, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे, तो ये जो हम लोग लास्ट में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे रिलेटेड रहेगा। इनिशियली अगर सेटअप से पूछेगा तो पोटेंशियल दे देगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, कितना वेलोसिटी से टकरा रहा है, डेल्टा ई पूछ लेगा, यानी कि जो हम लोग पढ़े हैं उसी से कैलकुलेट करवाए। मोस्टली थ्योरेटिकल रहता है या फिर कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से क्वेश्चन रहता है। तो मॉड्यूल में दे रखा है, इजी इजी है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल में लगभग अब हो ही जाएगा, सिर्फ लास्ट के हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, और वो रह जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, जैसे रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा डी गामा दिखे तो चीज छोड़ के बाकी सारे कर लेना है, ठीक है। या फिर देखते हैं, अभी टाइम मिला तो देख के उसको हम तुम लोग को भेज भी देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स भी ज्यादा लंबा है नहीं, और उसमें इस बार मोस्टली चीजें जो है डिलीटेड पोर्शन में ही है न्यूक्लियर फिजिक्स का, फिर भी हम लोग जितना चीज है उतना चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। और वो भी ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ज्यादा ज्यादा 3 से 4 लेक्चर लगेगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म होने के बाद एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आएगा, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर समझने का चीज है और इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अच्छा लगता है अगर ध्यान से पढ़ो, उसका यूजेस के बारे में समझो तो कि कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि डेली लाइफ में आजकल सेमीकंडक्टर ही यूज कर रहे हैं, रिमोट से लेकर बल्ब तक सब जगह वही है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर खत्म कर लेंगे, और सेमीकंडक्टर के बाद हमारा बस रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बच जाएगा। रे ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा है, बाकी वेव ऑप्टिक्स भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैथ्स में तुम लोग का सिलेबस खत्म हो गया क्या, कभी बचा हुआ है? हेलो अंकित, यस सर। अंकित मैथ्स में बोल रहे हैं कितना बचा हुआ है? मैथ्स में बचा हुआ वही प्रोबेबिलिटी और
ये सब कोनिक सेक्शन 11th में नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं जैसे कि अगर उधर का थोड़ा लोड कम होता। ठीक है, ठीक है, हम लोग का भी अब मतलब चैप्टर तो कम ही बचा हुआ है। अगर रे ऑप्टिक्स खत्म रहता तब तो कुछ था ही नहीं, वही एक बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, खत्म हो जाएगा दिसंबर से। अब तुम लोग का अभी एग्जाम का कुछ चर्चा हुआ स्कूल में? क्या कह रहे हैं, खुलने वुलने का कुछ बात हो रहा है? अभी किसी तो का नहीं भी? हुआ। ठीक है, क्योंकि इधर तो सब लगभग जा ही रहे हैं और यूपी में भी 19 से खोल रहा है। कहीं पता नहीं। चलो ठीक है फिर।